Hello everyone, welcome back to our channel Nagin Group of Study. Here we are again with a new topic from the chapter Mineral and Energy Resources. प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाली चैप्टर में इससे पिछले वाली क्लास में हमने अपने अलग से नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपका बॉक्साइट वगैरह भी आया था, कॉपर वगैरह भी आया था। हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। हमने जाना था कॉपर का इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है और इंडिया में इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। हमने कॉपर के बारे में जाना था बेटा कि एक बहुत अच्छी डक्टाइल होती है, मेलिएबिलिटी भी अच्छी होती है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका हम इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं। ऐसे ही हमने बॉक्साइट के बारे में पढ़ा था कि बॉक्साइट को अगर निकालना है तो उससे पहले उसको एल्यूमिना में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसको एल्यूमिनियम बनता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से हमें अगले वाले मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं। लेकिन हमें एक पीछे बात इंपॉर्टेंट ये भी पता चली थी कि देयर आर नॉट सफिशिएंट नॉन फेरस मिनरल्स इन अवर कंट्री एज कम्पेयर टू द फेरस मिनरल्स। हमारे यहाँ पे फेरस मिनरल्स के बहुत भंडार है। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमें आयरन प्राप्त होता है, जिसके अंदर हमें आयरन प्रेजेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। और उनको क्या बोलते हैं बेटा, फेरस मिनरल्स। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे सफिशिएंट रिजर्व्स है किसके, फेरस मिनरल्स के। बट नॉट दिस इज इन द केस ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स, उस केस में यह नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे फेरस मिनरल्स यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। हमारी जो नीड है कंट्री को, नीड भी पूरी हो जाती है और उसके बाद भी वो बच जाते हैं और उसके बाद उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और एक हमने बॉक्साइट के बारे में पढ़ा था कि बॉक्साइट से एल्यूमिना में कन्वर्ट होता है। वैसे तो एल्यूमिनियम बहुत जगह जॉइंटली मिल जाता है, लेकिन इसका मेन और क्या होता है, बॉक्साइट का एल्यूमिनियम होता है। और बॉक्साइट किस में चेंज होता है, एल्यूमिना में चेंज होता है। एल्यूमिना से क्या मिलता है, हमें एल्यूमिनियम मिलता है। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि उस रॉक का जो डिकम्पोजिशन होता है जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, उससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और एल्यूमिनियम भी क्या होता है, मेलिएबल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो शिप वगैरह है या एरोप्लेन वगैरह है, उन सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने कुछ पीछे डिटेल्स पढ़ी थी। और बॉक्साइट के लिए जैसे हमने कुछ यहाँ पे उसके लिए बॉक्साइट के कुछ हमने एरिया भी देखे थे, जैसे हमने कॉपर के भी देखे थे, खेतड़ी में मिलता है। या फिर हमने देखा था कि खेतड़ी राजस्थान में भी इसके भंडार हैं। तो इस प्रकार हमने इसके एरिया भी फाइंड किए थे कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा करता है। 2009 और 10 में लगभग 30 आई थिंक, दैट इज नियरली 34 पॉइंट समथिंग 35% के आसपास जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो कहाँ से हुआ था, वो ओडिशा से हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसमें आता है बेटा, वो आता है माइका। और ये भी एक कैसा मिनरल है, नॉन मेटेलिक मिनरल। सिर्फ नॉन फेरस तो छोड़िए, इट इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल बेटा, जिसमें हमारा कौन सा आता है, माइका आता है। अब माइका के बारे में देखिए, माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्स। जहाँ पे आप सीरीज ऑफ प्लेट्स बोल सकते हो ना, उससे क्या बना होता है, हमारा माइका बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये क्या बना हुआ, हमारा माइका बना हुआ है। हमारा जो इट स्प्लिट इजली इनटू थिन शीट्स, इसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आप बिल्कुल इजीली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वो माइका होता है बेटा। क्या होता है, हमारा माइका होता है। These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeter है। देखो ये इतनी ज्यादा पतली थिन शीट्स होती हैं कि आप कुछ सेंटीमीटर हाई वो माइका बनाओगे तो उसमें लगभग आप थाउजेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने का इस्तेमाल कर सकते हैं, थाउजेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है बेटा, हमारी माइका की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं माइका क्या होती है, उसकी बहुत ही पतली लेयर होती है। लेयर क्या होती है, पतली सी होती है। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, क्लीन, रेड, येलो और ब्राउन। अब देखो अगर कलर में डाइवर्सिटी अगर हम इसमें देखा तो कलर में डाइवर्सिटी हो सकती है। ये आपकी ब्लैक भी हो सकती है, इट कैन बी, ये आपकी ग्रीन भी हो सकती है, ये आपकी रेड येलो भी हो सकती है और ये आपकी ब्राउन भी हो सकती है। तो ये माइका के बारे में हमने ये बातें जानी। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। ये किसी भी तरीके से आपकी
हो सकते हैं। सो देर आर मेनी डिफरेंट क्लास विच आर फाउंड इन केस ऑफ माइका। और हमने पीछे इसमें पढ़ा था बेटा, माइका क्या होती है, इट्स इजिली ये स्प्लिट हो जाती है बेटा, कि इसमें थिन्स में से हो जाती है, और एक फ्यू सेंटीमीटर की आप 1000 माइका को लगा सकते हो, और विच कैन बी डिफरेंशिएट इन कलर लाइक ब्लैक, ग्रीन, येलो एंड ब्राउन। अब आगे देखते हैं। Due to excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties, resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industries. अब देखिए इसका मतलब क्या है बेटा, इसको आप ना एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और दूसरी लो पावर लॉस फैक्टर, इसमें से जो पावर का फैक्टर है जो लॉस होता है वो बहुत कम लॉस होता है बेटा, इसका लो पावर लॉस ऑफ फैक्टर है। और इससे आगे बोल रहा है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इंसुलेटिंग का मतलब ये अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती। देखो हमेशा हमें इलेक्ट्रिसिटी में हमें हमेशा कंडक्टर की आवश्यकता हो ऐसा जरूरी नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपके कंडक्टर्स करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपका इंसुलेटर भी करता है। तो हमें इंसुलेटर्स की आवश्यकता भी होती है, तो माइका उसी रोल को प्ले करती है। और एक इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, और ये कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और इसमें पावर का लॉस क्या होता है, बिल्कुल लॉस होता है। और रेजिस्टेंस मतलब रोकती है किसको, हाई वोल्टेज के प्रति ये क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस होती है। तो कहीं पे हमें माइका का यूज किया है, हाई रेजिस्टेंस है ना बेटा, वो माइका से इस्तेमाल होता है ना, तो हाई वोल्टेज की अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको रोकने का कार्य भी कौन करती है बेटा, माइका ही करती है। इट इज मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, तो इसीलिए ये मिनरल का इंडिस्पेंसेबल का मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता। हम इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को बिना माइके के बारे में सोच नहीं सकते, माइका वहां पे इस्तेमाल जरूर होगा। दैट्स व्हाई इट कैन सेड दैट इट इज द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स। इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ये मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स है बेटा, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। देखो, ड्यू टू एक्सेलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। देखो एक तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है और रेजिस्टेंस टू क्या बेटा, हाई वोल्टेज है। तो इस द मोस्ट वन डिस्पेंसेबल मिनरल है जो बेटा हमारा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि माइका का इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल ज्यादा क्यों किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, पावर जो लॉस फैक्टर फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि पावर आपकी ज्यादा लॉस होगी या पावर आपकी कम लॉस होगी। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ पावर लॉस, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसके अंदर प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, वो भी बहुत अच्छी होती है। और ये रेजिस्टेंस होती है हाई वोल्टेज के, दैट्स वाई इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्रीज में किया जाता है। Mica deposits are found in the northern edge of छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ एज पे, ध्यान रखना बेटा, छोटा नागपुर के नॉर्थ एज पे जहाँ पे कोडम्मा गया हाजीरबाग बेल्ट ऑफ झारखंड है, ये था लीडिंग प्रोड्यूसर। ध्यान रखना, कोडम्मा गया हजारीबाग बेल्ट है बेटा, कहाँ पे, झारखंड में। ध्यान रखना बेटा, झारखंड में ही क्या है बेटा, माइका के भी क्या है बेटा, बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर है। यहाँ पे इसकी बेल्ट है कहाँ पे, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, कहाँ पे, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। ये क्या है बेटा, इसके यहाँ के बेल्ट है झारखंड के, यहाँ के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इन राजस्थान, माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर, कहाँ पे मिलते हैं बेटा ये एरिया, अराउंड अजमेर है, जो कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है बेटा, राजस्थान में अजमेर, यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, अजमेर में। और अगर आप बात करोगे नेल्लोर, नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एपी में, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, कहीं पे कोई एरिया है जहाँ पे इसका एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है बेटा, वो आपकी कंट्री का, वो कहाँ पे बेटा, नेल्लोर में है, जो कि आंध्र प्रदेश की माइका बेल्ट का एक अच्छा रिपोर्टर। लाइमस्टोन जो आपको मिलता है बेटा, अब देखो माइका को एक बार रिवाइज कर लीजिए दोबारा, उसके बाद फिर माइका आपकी एंड हो जाएगी। और माइका के बारे में एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो माइका, सबसे पहली बात तो क्या बताया था हमने कि सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स से बनी होती है बेटा, जैसे पत्तियां होती है ना, ऐसी सीरीज चलती है इसकी। उसके बाद क्या बताया बेटा हमने कि ये इजिली थिन शीट्स में अपनी स्प्लिट हो जाती है। और दी शीट कैन बी सो थिन, ये इतनी पतली हो सकती हैं दैट ए 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू माइका, कि 1000 को भी लेयर किया जा सकता है एक माइका की शीट
के ऊपर ओके फ्यू सेंटीमीटर हाई अगर कोई माइका है और 1000 लेयर्स आ सकती है। माइका कैन बी क्लियर, ये क्लियर भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड येलो भी हो सकती है और ब्राउन भी हो सकती है। इट कैन बी डिफरेंशिएट इन कलर। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उनको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे बेटा जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना उसके बारे में एक बार ध्यान से आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात तो इसमें क्या होती है, सबसे पहली बात होती है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। नंबर 2 क्या होती है, लो पावर लॉस फैक्टर। थर्ड क्या होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। और रेजिस्टेंस होता है क्या, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के प्रति क्या होता है बेटा, इसका रेजिस्टेंस होता है। देखो सबसे पहली बात, ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चारों प्रॉपर्टी किससे संबंधित है बेटा, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री से संबंधित है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है और ये इंडिस्पेंसेबल होती है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री होती है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री से क्या होती है, बिल्कुल indispensable होती है। So we can say that mica is one of the most indispensable minerals used in the electric and electronic industries में ये बिल्कुल ही indispensable होती है। Mica's deposits are found in the northern edge of the छोटा नागपुर प्लेटू। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा, सारे एक साथ पढ़ लेंगे फिर हम। नॉर्दर्न एज है छोटा नागपुर प्लेटू का, और हमारा दूसरा है कोडरमा गया। कहाँ पे बेटा, झारखंड में है। तीसरा क्या है, राजस्थान में अजमेर में। और कहाँ पे मिलती है बेटा, राजस्थान में कहाँ पे मिलती है, अजमेर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, अजमेर में। इसकी मेजर स्ट्रेंथ है बेटा, जो कहाँ पे पाई जाती है, हमारी अजमेर में पाई जाती है। नेल्लोर, और एक एरिया कौन सा बेटा इसका, नेल्लोर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें करना था, ये हमारे माइक का कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पार्ट थे। अगला आता है लाइमस्टोन। जैसे लाइमस्टोन के बारे में बताया था, रॉक के रूप में मिलता है। टोटली क्या होता है, ये अकेला एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसकी फॉर्म में होता है, देन किसकी फॉर्म में होता है, जो कि आपका बिल्कुल रॉक की फॉर्म में मिलता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लाइमस्टोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। देखिए आगे, इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। की जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है बेटा, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन हुई है, इनकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनमें क्या मिलता है आपको, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में लाइमस्टोन की फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल है बेटा सीमेंट इंडस्ट्री का, एंड एसेंशियल फॉर द स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्टिंग फर्नेस। तो सबसे पहले क्या बोला, ये बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, सबसे पहले तो किसका, सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल किसमें किया जाएगा, सीमेंट की इंडस्ट्री में किया जाएगा। सेकंड, और दूसरा क्या है, स्मेल्टिंग आयरन। ये किसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, स्मेल्टिंग आयरन इन आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेस में बेटा, ब्लास्टिंग के फर्नेस में यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, आपका में किया जाता है। अब आगे आते हैं कुछ हैजार्ड्स हैं। हैजार्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ हानियां हैं। ये हैजार्ड्स का मतलब होता है ये हमारी कुछ लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस है। अरे लिमिटेशंस है ये हमारी कुछ बेटा, जो क्या क्या है, द डस्ट एंड द नोक्सियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स
जो डस्ट होती है ना, और नॉक्सियस का मतलब होती है जो हैजार्डस होती है, वेरी हार्मफुल होती है बेटा। ये फ्यूम्स है बेटा, इनहेल्ड बाय द माइनर्स। किनके द्वारा? माइनर्स के द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है? इनहेल्ड कर लिया जाता है। और उस इनहेल्ड करने से उनको पल्मोनरी, सांस से रिलेटेड होती है बेटा, जो वो बीमारियां हो जाती है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये हमारी कुछ थोड़ी सी जो हमारी ये माइनिंग करते हैं, ये उन पीपल्स के लिए क्या है बेटा? हैजार्डस है, बिल्कुल क्या है? हैजार्डस है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमारी जो माइनिंग है ये सिर्फ हमें पॉजिटिव के मिनरल्स ही नहीं देती, बल्कि अपने साथ साथ कुछ बीमारियां भी लेके आती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर आर सम हैजार्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू माइनिंग। द रिस्क ऑफ क्लस्पिंग माइन लूप्स। अब देखो, जिस माइन में अब वर्कर काम कर रहा है, जिस माइन में वर्कर काम कर रहा है, अब उसका जो रूफ है बेटा, वो ऐसा तो है नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ होता है कि वो नीचे नहीं गिरेगा। माइन प्रूफ एंड इनुडेशंस होते हैं फायर इन कोल माइंस में जो होते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट थ्रेट रहते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार थ्रेट बने रहते हैं कि माइन की रूफ क्लप्स कर पा जाएगी। अब जैसे सपोज कीजिए, अब माइंस को खोदने में 10-15 वर्कर लगे और उनके पीछे दीवार आई और नीचे गिर गया, वो एकदम से थोड़ा हट सकती है बेटा, इतने में तो उनका दम घुट जाएगा। इतनी हार्मफुल गैस वगैरह होती है, उन्हें इनहेल करना पड़ता है, सांस की बीमारियां हो जाती है, स्किन रिलेटेड बीमारियां हो जाती है। अब उनके पीछे जो दीवार आएगी, वहां से क्या हो जाएगा बेटा? वो दीवार नीचे गिर जाएगी और उसके द्वारा क्या हो जाएगा? अब उनको वो सांस नहीं ले पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और हर साल कुछ ना कुछ डेथ्स है ना बेटा, जो रिलेटेड है माइनिंग से, वो कुछ ना कुछ होती रहती है, जिनको हम नोट करते रहते हैं कि इतने माइनर्स की वजह से यहाँ पे डेथ होगी, इतनी डेथ होगी, इतनी डेथ उससे रिलेटेड होगी। तो अब आगे देखिए, द वाटर सोर्स इज द रीजन गेट कंटामिनेटेड। जो वाटर सोर्सेज होते हैं उस एरिया में, वो माइनिंग के कारण बेटा क्या हो जाते हैं? कंटामिनेटेड हो जाते हैं। अब देखो, सीधी सी बात है, माइनिंग होगी बेटा, तो वहां से वाटर सोर्स अगर कंटामिनेटेड हो जाएंगे तो इसका इफेक्ट पब्लिक के ऊपर भी पड़ेगा। और इसीलिए जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने इस कम्युनिटी थी कोई बेटा, जिन्होंने माइनिंग के खिलाफ क्या किया था? कुछ आंदोलन भी किया था। अब देखो, माइनिंग से ना लैंड डिग्रेड भी तो हो रही है ना बेटा। अब लैंड को आप खोदे जा रहे हैं, उसको नीचे से निकालने के लिए वो सारी लैंड क्या हो जाती है? आपकी डिग्रेडेड हो जाती है। अब एक टाइम तो आएगा जब उसमें माइनिंग रोकनी पड़ेगी और ज्यादा मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो ये फिर लगातार लोगों के लिए क्या बना रहता है बेटा? खतरा बना रहता है। दीज आर द सम hazards ऑफ माइनिंग्स हो जाते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड सनरी। अब जो वेस्ट है उसका डंप करना, सनरी रिलेटेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब जहाँ पे इसको डंप करोगे वहां पे लैंड है, वहां पे सोयल है, या स्ट्रीम है, रिवर पोल्यूशन है, ये सारे के सारे पोल्यूशन आपके सामने आ जाते हैं। और इसकी वजह से डंप जो आपने डंप किया वेस्ट को, या जो स्लरी को वेस्ट किया है बेटा, उसको डिग्रेड किया है, उसकी वजह से सारे क्या हो जाते हैं बेटा? पोल्यूटेड हो जाते हैं। इससे सिर्फ लैंड ही नहीं, लैंड के साथ साथ आपकी सोयल भी, सोयल के साथ साथ आपकी स्ट्रीम भी, और रिवर पोल्यूशन भी क्या हो जाती है बेटा? हैजार्डस होते हैं। वी आर अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री। हम अप्रिशिएट करते हैं जो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है ना इंडस्ट्री का, उसको, एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स पे, एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। और उनसे जो सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, वो डोमेस्टिक पर्पज में भी इस्तेमाल होते हैं, एज वेल एज इंटरनेशनल पर्पज में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मिनरल्स, अब देखो, जो चीजें आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, कोई कॉपर की है, कोई लोहे की है, कोई वुड की है, तो रिसोर्सेज तो आप यूज कर ही रहे हो ना आपकी डेली लाइफ में। तो रिसोर्सेज के बिना आपकी जो सुख सुविधा है, सहायता है, वो पॉसिबल नहीं है ना। अब आप बर्तन इस्तेमाल करते हो स्टील के, इसके अंदर आयरन भी, इसके अंदर मैग्नीज भी है। अब आप कोई बर्तन तांबे का इस्तेमाल करते हो, कॉपर, बिजली को भी कहीं से कहीं, कहीं ना कहीं से निकाला गया होगा। अब आप कोई मशीन इस्तेमाल करते हो जो लोहे से बनी, आप बाइक का इस्तेमाल करते हो आयरन से बनी हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल तो करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जो इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है। एंड एग्रीकल्चर का भी क्या है बेटा? मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है, मैन्युफैक्चर फ्रॉम देम। लेकिन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, द टोटल वॉल्यूम वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है बेटा। देखो, टोटल वॉल्यूम हम देख रहे हैं वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स का, दैट इज 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। वो क्या बेटा? बिल्कुल 1% है अर्थ क्रस्ट। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। अब ये बात भी सामने आती है, उन मिनरल्स का हम इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जिन मिनरल्स को बनने में कम से कम लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, 10 लाख के आसपास साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं।
क्योंकि 1 मिलियन की अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर बेटा क्या होता है, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उनको क्रिएटेड होने में, उनको कॉन्सेंट्रेटेड होने में, तो उनका हम रैपिडली क्या करें बेटा, कंज्यूम कर रहे हैं। एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो, लेकिन इनकी जो प्रोसेस है ना बेटा, वो क्या है, बिल्कुल बहुत स्लो है। वो क्या है बेटा, बहुत स्लो है। दैट द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनेटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन। लेकिन जो इनकी रिप्लेनिशमेंट होनी चाहिए ना, जिसकी वजह से दोबारा आने चाहिए, ये क्या बेटा, रिप्लेनिशमेंट क्या बेटा, इनफाइनेटली बहुत ज्यादा स्मॉल है बेटा, इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, जो हम कंजप्शन करते हैं उससे रेट में बेटा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें इतनी जल्दी से, ये देखो ये वही रिसोर्सेज वाली बात आ जाती है, क्योंकि ये भी रिसोर्सेज है। अब जो पिछले हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, अब स्पेशल रिसोर्सेज आ रहे हैं ना, पीछे वाटर रिसोर्सेज आ गए थे, उससे पहले फॉरेस्ट के बारे में बात कर रही, अब हमने मिनरल्स के बारे में बात करी। तो ये बात तो बार बार आ रही है कि हम अपनी भूख के कारण, ग्रीडीनेस के कारण, कि देखो वो बताई थी ना, जो गांधी जी ने बात बोली थी कि सबकी रिक्वायरमेंट के लिए तो रिसोर्सेज हैं, नीड के लिए तो हैं, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। तो वही बात है बेटा, कोई भी रिसोर्स आप ले लीजिए, चाहे वाटर रिसोर्स है बेटा, चलो वो तो रेन्यूएबल है, लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्स हैं जैसे, अब इनको आप जितनी तेजी से आप इनका यूज कर रहे हो, उतनी तेजी से रिप्लेनिश तो नहीं हो रहे ना। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो स्पीड है, द मोड ऑफ डिग्री ऑफ द स्पीड है, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ताकि क्या हो पाए, हमारे इस प्रोसेस में जो मिनरल की फॉर्मेशन है बेटा, वो स्लो हो पाए, और रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट क्या हो पाए बेटा, थोड़ी सी ज्यादा हो पाए। इनफाइनेटली वो क्या बेटा, स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन में। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन, जो हमारा मिनरल फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, वो क्या थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, कि जिस स्पीड से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन are so slow that the rate of replenishment are infinitely small in comparison to the present rate of consumption। और कुछ बेटा infinitely small है, किसके कंजप्शन में बेटा, present rate of consumption में। mineral resources are therefore finite and non renewable। देखो सीधी सी बात है, जितने भी मिनरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने सुंदर आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, उतने सुंदर ये यूज करने में होते हैं बेटा। तो हमारी अर्थ के पास देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें, मिनरल्स वगैरह, लेकिन इनका यूज ना क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है बेटा, फाइनाइट है, और ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, और ये जितना तेजी से आप इस्तेमाल करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, और नॉन रेन्यूएबल है बिल्कुल। ये क्या है बेटा, बिल्कुल नॉन रेन्यूएबल। अब टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, तो इन्होंने डिफरेंट मिनरल का डिफरेंट यूज पता कर लिया है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, तो बहुत चीजें पता कर चुकी है। रिच मिनरल डिपॉजिट आर अवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव पोजेशंस हैं बेटा। ये लॉन्ग लिव पोजेशंस नहीं है, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड इसलिए क्योंकि हम चलो मिनरल डिपॉजिट में रिच हैं, लेकिन हम उसका लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, और अपने लालच के लिए, दूसरी चीजों के लिए हम इसको एक्सपोर्ट करते रहेंगे, तो दीज आर शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस। तो थोड़े समय बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कंजर्वेशन मिनरल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट बढ़ती है, जिससे मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ से आते हैं, बहुत नीचे से आते हैं बेटा, अलोंग विद डिक्रीजिंग क्वालिटी, जिससे इसकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एक कंसर्टेड एफर्ट हैज टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज योर मिनरल रिसोर्स इन ए प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए। तो हमें एक ऐसा एफर्ट करना चाहिए बेटा, in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner में होना चाहिए, बिल्कुल एक प्लान होना चाहिए, और एक ऐसा मिनरल होना चाहिए भला, बिल्कुल सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए, ऐसा एफर्ट हमें करना चाहिए। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। तो लो ग्रेड ओर्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा लो कॉस्ट में, तो ये भी हमारे लिए एक मुश्किल की, जैसे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट भी अवेलेबल होने चाहिए बेटा। Recycling of metals हैं, using scrap metals and other substitutes are stepping in conserving our minerals from resources for the future। जो हमारी रिसाइकलिंग हम मेटल्स का कर रहे हैं ना बेटा, जैसे कुछ मेटल्स हमारी हमने यूज करके फेंक दी, जैसे हमारे और एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बाइक है वो भी खराब होगी, वो भी जाएगी, इसका रिसाइकल कीजिए। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कैन वाली कैन भी जाएगी, उसका रिसाइकल कीजिए, प्लास्टिक को रिसाइकल कीजिए। तो रिसाइकलिंग कैन बी ए मेथड, कैन बी ए वे टू कंजर्व द रिसोर्सेज, ये एक रास्ता हो सकता है उनको कंजर्व करने में। तो यूजिंग स्क्रैप मिनरल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप इन कंजर्विंग आवर मिनरल्स, ये हमारा स्टेप हो सकता है
देखिए, व्हाई वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताना बेटा। मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट चलने वाले नहीं है, ये एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा रिन्यूड नहीं होंगे। मिनरल डिपॉजिट इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन में है, ओनली 1% है बेटा अर्थ क्रस्ट का, ताकि आप ये मानो कि बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। ये पोजेशंस तो हैं लेकिन दीज आर शॉर्टली पोजेशंस हैं। द कंजप्शन रेट ऑफ मिनरल्स इज मच हायर देन द फॉर्मेशन रेट, जो कंजप्शन रेट हमारी है मिनरल की वो क्या बेटा हाइयर है। फॉर्मेशन से क्या है बेटा, कंजप्शन हमारा बहुत ज्यादा है, इतने में इतने फॉर्म नहीं होते जितने में हम इनको यूज करते जा रहे हैं। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड, ये इसमें कितने मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उनके क्रिएटेड होने में भी और कंसंट्रेटेड होने में भी। द मिनरल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, मिनरल की फॉर्मेशन क्या बेटा बहुत ज्यादा स्लो है। एंड द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनाइटली स्मॉल, और रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट क्या बेटा बिल्कुल स्मॉल कंपेयर टू द रेट ऑफ कंजप्शन से, किससे रेट ऑफ कंजप्शन से। रिच मिनरल्स जो होते हैं बेटा, डिपॉजिट्स ऑफ आवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है बेटा, हमारे जो मिनरल डिपॉजिट्स हमारे देश में पाए जाते हैं बेटा, हमारे देश में इस तरीके से पाए जाने वाले क्या बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल का मतलब क्या है बेटा, उनकी बहुत वैल्यू है, लेकिन वो सारे के सारे क्या है बेटा शॉर्ट लिव्ड है, वो थोड़े समय के लिए पोजीशन। वैसा नहीं है कि मिनरल्स के डिपॉजिट आज पाए जा रहे हैं, लेकिन जिस रेट से हम मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उस रेट से उनका अगर इस्तेमाल होता चला गया तो आगे उन मिनरल्स को वो आपको मिलने वाले नहीं हैं, और ये सारे के सारे पोजीशन आपके बिखरे के बिखरे रह जाएंगे। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन, क्योंकि अगर हम लगातार एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे ऑफ ऑर्स लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, इससे हमारी क्या कॉस्ट इंक्रीज होती है। एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ से, क्योंकि मिनरल्स हमें ऊपर के ऊपर नहीं मिलते बेटा, एक ग्रेटर डेप्थ से आते हैं अलोंग विद द डिक्रीजिंग क्वालिटी, और इससे हमारी क्वालिटी भी क्या हो जाती है बेटा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। क्वालिटी क्या हो जाती है हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमने देखा कि कंटिन्यूड जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है बेटा और उसका लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, जिसकी वजह से क्या बढ़ती है हमारी कॉस्ट बढ़ती है। और एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ, तो कहाँ से आते हैं बेटा ग्रेटर डेप्थ से आते हैं अलोंग विद द डिक्रीजिंग क्वालिटी, जिससे क्वालिटी क्या होती है डिक्रीज होती है। मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए मिनरल बहुत ज्यादा एसेंशियल है। एंड इंडस्ट्री दस कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज वेरी एसेंशियल, इसलिए हम कह सकते हैं मिनरल का जो कंजर्वेशन आप करते हैं वो बहुत ज्यादा क्या है बेटा एसेंशियल है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा जो आपके मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये था आपका मिनरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने सब कुछ अंडरस्टैंड करा होगा इजीली। तो इससे आगे वाली क्लासेस में आपके नए टॉपिक आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर द नए टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स। एंड मिनरल और एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन अच्छा बनता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और अटेंड करने के लिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।